नमस्कार साथियों, मैं हूँ शुभांगी सक्सेना। बहुत सारा स्वागत है आप सभी का गर्भ की पाठशाला में। और आज इस पाठशाला में हम बात कर रहे हैं गर्भावस्था में अनीमिया के बारे में। तो साथियों, अनीमिया से मेरा तात्पर्य है रक्त की कमी। और रक्त में कितनी चीजें होती है? रक्त में हमारे पास 4 चीजें होती है। प्लाज्मा के बारे में हमने बात करी, हमने आरबीसी के बारे में बात करी। डब्ल्यूबीसी हम जानते हैं कि इसे हम क्या कहते हैं, हमारे शरीर की आर्मी कहते हैं, जो कि क्या करती है, इन्फेक्शन से, वायरस से, बैक्टीरिया से, किसी भी प्रकार के ऐसे जीवों से जो कि हमें नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, उनसे ढिशुम ढिशुम करके हमारी रक्षा करती है। उसके बाद हमने बात करी बिम्बाणु के बारे में। साथियों, आज के सेशन में हम समझने का प्रयास करने वाले हैं कि अनीमिया कितने प्रकार का होता है, कौन से पोषक तत्व हैं जो अगर हमने ग्रहण नहीं किए गर्भावस्था में तो हम अनीमिया के शिकार हो सकते हैं या अनीमिया हमको हो सकता है। तो साथियों, शुरू करते हैं हमारे बीच की इस बातचीत को और समझने का प्रयास करते हैं अनीमिया को। तो देखिएगा, अनीमिया के प्रकार की हम बात कर रहे हैं, तो पोषण संबंधी प्रकार की अगर मैं बात करूं कि न्यूट्रिशनल अनीमिया क्या होता है, आयरन, जिंक, सेलेनियम, फॉलिक एसिड, तांबा यानी कि कॉपर, विटामिन बी 12, विटामिन बी 6 की कमी की वजह से आपको क्या हो सकता है, अनीमिया हो सकता है। इसीलिए जब हम बात कर रहे थे कि गर्भावस्था में किस प्रकार का पोषण हमें ग्रहण करना चाहिए, कौन सा खाना हमें खाना चाहिए, हमारी थाली में कितने रंग होने चाहिए, तब हमने बात करी थी कि हमारी थाली में विभिन्न प्रकार के रंग होने चाहिए। इन विभिन्न प्रकार के रंगों में एक रंग हमारा प्रोटीन का होना चाहिए, एक रंग हमारा कैल्शियम का होना चाहिए, एक खनिज लवण का रंग होना चाहिए, आयरन का एक रंग होना चाहिए। यानी जितने रंग हमारी थाली में होंगे, जितने प्रकार का पौष्टिक खाना हमारी थाली में होगा, उतने ही पोषक तत्व हमारे शरीर में पहुंचेंगे और हमारे शरीर से यानी कि गर्भवती महिला के शरीर से कहाँ चले जाएंगे, शिशु तक चले जाएंगे। और किसी भी प्रकार की कमी जो है वो आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगी। इसलिए बहुत आवश्यक है कि आप अपना भोजन जो है, अपना आहार जो आप ग्रहण कर रही हैं, उस पर अत्यधिक ध्यान दें कि किसी भी प्रकार के पोषक तत्व जो है वो इसमें से छूटे ना, कोई रंग इसमें से बाहर ना रह जाए। चलिए आगे बात करते हैं इसी संदर्भ में। अनीमिया में गैर पोषणात्मक यानी कि नॉन न्यूट्रिशनल अनीमिया की बात कर रहे हैं। ये कैसे होगा? हीमोग्लोबिन संबंधी वंशानुगत रोग ये होता है, जिसमें सबसे प्रमुख है हमारा थैलेसीमिया, दूसरा है सिकल सेल अनीमिया। थैलेसीमिया और सिकल सेल अनीमिया दोनों ही कैसे रोग है? वंशानुगत रोग है। हमने बात करी थी जब हम डब्ल्यूबीसी और आरबीसी, प्लाज्मा, बिम्बाणु की बात कर रहे थे, तब हमने कहा था कि ये जो हमारी आरबीसी है, लाल रुधिर कणिकाएं या रेड ब्लड सेल्स जो इसको हम कहते हैं, 120 दिन का इनका जीवन काल होता है। और हमने कहा था कि ये चकती नुमा होती है, गोल तो होती है पर ये कैसी होती है, चकती नुमा, कुछ इस तरीके से ये होती है। अब क्या होगा कि जब आपको थैलीसीमिया की अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर थैलीसीमिया रोग से कोई गर्भवती महिला जो है ग्रसित हो जाती है, तो ये जो आपका हीमोग्लोबिन है ये कम मात्रा में बनेगा, ये उतनी मात्रा में नहीं बन पाएगा जितनी इसकी आवश्यकता है। और अगर हम सिकल सेल अनीमिया की बात करें तो ये जो आपको दिखाई दे रही है आकृति, ये कैसी हो जाएगी, ये लंबी हो जाएगी। यानी कि हमारी जो नलिकाएं होती हैं वो कुछ इस तरीके से होती है ना, और आगे जाकर के वो कुछ इस तरीके से बढ़ती चली जाती है। अब यहाँ से क्या होगा, इस तरीके से आपकी ये जो है लाल रुधिर कणिकाएं इस तरीके से बाहर निकल जाएंगी। पर क्या हो कि ये जो है सिकल सेल अनीमिया से अगर ग्रसित हो गई है कोई गर्भवती महिला, तो होगा क्या कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस जगह पर ये जो आपकी आरबीसी है ये गोल नहीं होकर के लंबी हो जाएगी। अब जब ये गोल नहीं होकर के लंबी हो जाएगी तो यहाँ पर क्या होगा, ये लंबी होगी। इससे क्या होगा, ये इस तरफ या इस तरफ किसी भी तरफ जा नहीं पाएगी और ये रास्ते को क्या कर देगी, ब्लॉक कर देगी। उससे क्या होगा कि आपका जो ब्लड है ना, उसका सर्कुलेशन ठीक तरीके से नहीं हो पाएगा। तो सामान्यतः आप देख सकते हो कि ये कुछ इस तरीके की होती है, आपको दिखाई दे रही होगी, जो आकृति मैंने बनाई उसी तरीके की आकृति है। तो आप देख सकते हो सामान्यतः ये इस तरीके की होगी। और थैलेसीमिया में ये इस तरीके की हो जाएगी, क्षतिग्रस्त हो जाएगी, ये ठीक तरीके से नहीं रह पाएगी। तो देखिएगा, हीमोग्लोबिन संबंधी वंशानुगत रोग की अगर मैं बात करूं तो वो थैलेसीमिया होता है और सिकल सेल अनीमिया होता है। मिट्टी से फैलने वाले कीड़ों का संक्रमण यहाँ हो सकता है, सूजन हो सकती है, मलेरिया हो सकता है, दीर्घकालिक रोग यहाँ हो सकते हैं जैसे टीबी और आदि से आप ग्रसित हो सकती है। गैर पोषणात्मक रोग यहाँ पर है।
आगे हम बात करते हैं इसी संदर्भ में कि भारत में इसकी स्थिति कैसी है। तो सबसे अधिक पोषण संबंधी अनीमिया 50%, कितना, 50%। गर्भवती महिलाओं में मातृ मृत्यु की अगर हम बात करें, यानी कि मेटरनल डेथ्स की अगर हम बात करें, तो इसकी वजह से हो रहे हैं। और शिशु मृत्यु यानी कि फीटल डेथ्स की बात करें, वो भी इसी की वजह से यहाँ पर हो रहे हैं, जो कि इसका मुख्य कारण है कि उन्हें पर्याप्त जो पोषक तत्व वो नहीं मिल पाते, अच्छा भोजन जो है वो उन्हें नहीं मिल पाता, पोषण की यहाँ पर कमी हो जाती है। इस वजह से ये मृत्यु जो है यहाँ पर हो जाती है, सबसे महत्वपूर्ण और मुख्य कारण यहाँ पर माना जाता है। राजस्थान की अगर मैं बात करूं, राजस्थान में किस प्रकार की स्थिति है, तो देखिएगा राजस्थान में लगभग 100 में से 46 गर्भवती महिलाओं को खून की कमी होती है। आप मान लीजिए कि ये बिल्कुल 50%, नियर बाय 50% हो गया कि 100 में से 46 जो महिलाएं हैं, जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, उनमें ब्लड की डेफिशिएंसी है, आपके खून की कमी यहाँ पर है। ये जानकारी सरकार द्वारा किए गए सर्वे NFHS 5 वर्ष 2019-21 से हमें प्राप्त हुई है। पहले खून की कमी से पीड़ित महिलाओं में, यानी कि पहले कब, 2015-16 में हमने बात करी, तो ये संख्या 100 में से 46.6 थी और अब ये 46.3 हो चुकी है। साथियों, आगे समझने का प्रयास करते हैं कि पोषण संबंधी अनीमिया के कारण क्या है। भोजन में आयरन की कमी हो गई तो भी आपको पोषण संबंधी अनीमिया हो सकता है। आयरन का अवशोषण अगर ठीक तरीके से नहीं हुआ है, उचित प्रकार से नहीं हुआ है, पूरा अवशोषण नहीं हुआ है, तो भी पोषण संबंधी अनीमिया रोग हो सकता है। शरीर से आयरन का अत्यधिक ह्रास, जैसे कि खून का बहना अत्यधिक, अगर आपका ब्लड जो है वो बह रहा है, यानी कि रक्त का रिसाव अत्यधिक हो रहा है, तो उसके साथ साथ क्या होगा, आयरन भी बह जाएगा और शरीर में आयरन का क्या हो जाएगा, डेफिशिएंसी हो जाएगी। पेट में कीड़ों का अगर इन्फेक्शन हो गया है, किसी प्रकार का संक्रमण यहाँ पर हो गया है, उससे भी क्या होगा, पोषण संबंधी अनीमिया यहाँ पर हो जाएगा। ये पोषण संबंधी अनीमिया किन कारणों की वजह से होता है, ये वो कारण यहाँ पर दिए गए हैं। आगे बात करते हैं गैर पोषणात्मक अनीमिया के कौन कौन से कारण हैं, यानी कि इसके अंदर हमने थैलीसीमिया और सिकल सेल अनीमिया की बात करी थी। तो देखिएगा लंबे समय तक खून जो है वो बह रहा है, तो देखिएगा अत्यधिक मासिक धर्म हो रहा है। कब बहता है लंबे समय तक खून, कि या तो बवासीर हो चुका है या फिर अत्यधिक मासिक धर्म यहाँ पर हो रहा है, जिसकी वजह से रक्त का जो स्त्राव है वो बहुत लंबे समय तक यहाँ पर चल रहा है। हीमोग्लोबिन विकार कौन कौन से हो सकते हैं, सिकल सेल रोग यहाँ पर हो सकता है और थैलीसीमिया हो सकता है। इन दोनों के बारे में हमने बात कर ली है। सिकल सेल रोग के अंदर तो आपकी जो आरबीसी है वो चकती नुमा होती है, लेकिन वो कैसी हो जाएगी, सिकल के आकार की हो जाएगी, लंबी वो हो जाएगी और वो क्या कर देगी, ब्लॉक कर देगी। आगे थैलीसीमिया की अगर मैं बात करूं तो ये उचित मात्रा में नहीं बन पाते हैं। क्षेत्रीय रोग की अगर मैं बात करूं तो मलेरिया या फ्लोरोसिस यहाँ पर हो सकता है, जो कि गैर पोषणात्मक अनीमिया के कारण यहाँ पर बनते हैं। आगे बात करते हैं अनीमिया के लक्षण के बारे में कि किस तरीके से हमें पता लगेगा कि हम अनीमिक हो चुके हैं या एक गर्भवती महिला जो है अनीमिया से ग्रस्त हो चुकी है। थकान होगी, कमजोरी वो महसूस करेंगी, चक्कर आ सकते हैं, सिर दर्द यहाँ पर वो महसूस कर सकती है, सांस फूलना, थकान होगी तो सांस अपने आप फूल सकती है, तेज धड़कन, पीली त्वचा, आंखें, जीभ, चेहरे और पैरों में कैसी हो सकती है, सूजन यहाँ हो सकती है। ये लक्षण महसूस होने पर तुरंत आप क्या करें, जांच कराएं या फिर चिकित्सक से परामर्श भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। आगे बात करते हैं कि कौन सी ऐसी जांच है जिसके माध्यम से हम ये ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिएगा उंगली की खून की बूंद से आप जांच कर सकते हैं। साथ ही साथ MCHN उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, CHC, जिला अस्पताल में ये निःशुल्क होती है, तो आप वहां जाकर के टेस्ट करवा सकते हैं। गर्भावस्था में हर ANC विजिट में HB की जांच होनी चाहिए। जब भी आप ANC की विजिट करते हैं, ANC के लिए जाते हैं, तभी आप क्या करें, अपनी हीमोग्लोबिन का टेस्ट वहां पर कराएं। चिकित्सक से आप परामर्श में रहें कि वो आपको लगातार क्या करें, परामर्श देते रहें कि इस समय आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किस तरीके से आपको आपके शरीर का ध्यान रखना चाहिए, आपके स्वास्थ्य का ध्यान यहाँ पर आपको रखना चाहिए। आगे बात करते हैं खून की कमी के खतरे, यानी कि माँ को किस तरीके की
खतरे हो सकते हैं अगर रक्त की कमी यहाँ पर हो गई है। अधिक थकान होगी, वो कमजोरी महसूस करेंगी, समय से पहले प्रसव जो है उसकी परिस्थिति या उसकी स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो सकती है। डिलीवरी समय अधिक खून बहना, यानी कि जब आपकी डिलीवरी हो रही है उस समय अधिक खून जो है वो वहां पर बह जाए, हृदयाघात हो सकता है, बाद में इन्फेक्शन जो है उसका खतरा यहाँ पर हो सकता है। तो बहुत ज्यादा आवश्यक है कि आपका जो हीमोग्लोबिन है वो कितना रहना चाहिए, 11 से हमेशा ऊपर ही रहना चाहिए, ताकि अपने को किसी भी प्रकार की जटिलता या फिर समस्या का सामना नहीं करना पड़े। आगे बात करते हैं इसी संदर्भ में कि खून की कमी के खतरे में एक शिशु को किस प्रकार के खतरों का सामना करना पड़ता है, या शिशु को किस प्रकार से समस्याओं का सामना करना पड़ता है। समय से पहले जन्म हो जाएगा, यानी कि प्रीटर्म बर्थ की जो परिस्थिति है, जो संभावनाएं हैं वो यहाँ उत्पन्न हो जाएंगी। जन्म समय में क्या होगा, वजन जो है वो उतना नहीं होगा जितना एक साधारण शिशु का होता है। आगे देखिएगा, सांस लेने में तकलीफ होगी, भविष्य में अनीमिया उनको हो सकता है। तो बहुत ज्यादा हमको क्या करना है, ध्यान यहाँ रखना है। कैसे इससे बचाव किया जा सकता है, कि किस तरीके से हम अपना बचाव या शिशु का बचाव इससे कर सकते हैं कि हम जो है वो इससे ग्रसित ना हो। तो हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करें, पालक मेथी का सेवन आप जरूर करें, दालें चना मूंग इनका सेवन करें, गुड़ आंवला नींबू का सेवन करें, दूध और फल आपने रोज खाने हैं, मांस और अंडा अगर आप खाते हैं तो उसका सेवन अवश्य करें। खाने के साथ साथ चाय या कॉफी आपने नहीं लेनी है। रोज आयरन की गोली IFA आयरन फॉलिक एसिड जो कि आपको सरकार द्वारा दी जाती है वो भी निशुल्क, इसका सेवन आपने अवश्य रूप से करना है, नियमित रूप से करना है, चिकित्सक के परामर्श अनुसार करना है, पर करना अवश्य है। आगे बात करते हैं कमी के अनुसार किस तरीके से इलाज किया जाता है। सामान्य हीमोग्लोबिन 11 ग्राम प्रति डेसीलीटर है, अगर इससे कम है तो आप जानते हैं कि अनेमिक हम हो जाएंगे, या अगर उससे ज्यादा है, एक IFA टैबलेट आपने क्या करनी है, रोज लेनी है। हल्की अनीमिया कब होगी, जब आपका हीमोग्लोबिन जो है वो कम हो जाएगा, कितना 10 से 10.9 के बीच में आ जाएगा, तो आपने क्या करना है, 2 IFA का टैबलेट है वो आपने लेना है। मध्यम अनीमिया है तो आयरन के इंजेक्शंस जो हैं वो यहाँ पर लग सकते हैं। गंभीर अनीमिया है तो आपको ब्लड जो है वो यहाँ पर चढ़ाया जा सकता है। सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर इसका इलाज कैसा है, निशुल्क है, दवाएं भी आपको निशुल्क ही दी जाती है। आगे बात करते हैं कि क्या चीजें हैं जो हमें याद रखनी है, जो हमें भूलनी नहीं है। पोषण युक्त आहार आपको अवश्य रूप से ग्रहण करना है। रोजाना आयरन की गोली खानी है, चाहे लक्षण हो चाहे नहीं हो। अगर आप गोली खाना भूल जाते हैं तो मैंने आपको बताया था कि आप क्या करें, अपने फोन में अलार्म लगा ले। अगर आपके पास फोन नहीं है तो जिस दीवार को, जिस जगह को आप बहुत बार देखती है या जहां से आप बहुत बार गुजरती है उस पर एक चार्ट लटका ले, या फिर आप क्या करें, किसी ऐसे सदस्य को आप कहकर रखिए कि आपको वो याद दिलाए कि आपने आयरन की गोली लेनी है। पर किसी भी तरीके से आपने ये दवाएं जो हैं वो नियमित समय पर लेनी है और चिकित्सक के परामर्श के अनुसार ही लेनी है। लक्षण को नजरअंदाज नहीं करें। सामान्यतः क्या होता है कि हम बहुत सारी चीजों को क्या कर देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं, पर गर्भावस्था में बहुत ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार का लक्षण, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, आपको उसे नजरअंदाज नहीं करना है। तुरंत अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर लेना है। 4 बार आपने खून की जांच करवानी है। ममता कार्ड देखें और नियमित आपने क्या करना है, चेकअप जो है वो करवाना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आवश्यक है। मुख्य बिंदु की अगर हम बात करें तो ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। IFA की गोलियां लेनी है। IFA मतलब होता है आयरन फॉलिक एसिड, जिसकी हम बात कर रहे हैं। चाय कॉफी दूध या कैल्शियम की गोलियों के साथ नहीं लेना है। यह आयरन के अवशोषण को क्या करती है, कम कर देती है। अगर आपको आयरन का पूर्ण रूप से अवशोषण करवाना है तो विटामिन सी जिनमें होता है आपको उनके साथ ये ग्रहण करना है, जैसे कि आपका आंवला हो गया है, नींबू आपका हो गया है। महिलाओं को विटामिन सी जैसे कि आम, अमरूद, नारंगी, मीठा नींबू युक्त फल और सब्जियां लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। उससे क्या होगा, उससे आयरन का अवशोषण भी हो जाएगा और विटामिन सी भी शरीर में पहुंच जाएगा।
क्योंकि ये आयरन के अवशोषण को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। खाली पेट आयरन की गोली आपको नहीं लेनी है। अगर आप कैल्शियम और आयरन दोनों की गोलियां ले रहे हैं तो 2 घंटे का आपको सामान्यतः अंतर इनमें रखना है। आगे बात करते हैं, संक्रमण आयरन के अवशोषण को क्या कर देता है, कम कर देता है। यानी किसी भी प्रकार का इंफेक्शन अगर आपको हो गया है तो ये क्या करेगा, आयरन जो है उसके अवशोषण को कम कर देगा। बचाव के लिए खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद अपने हाथ जरूर धोए। किससे बचना है, इन्फेक्शन से बचना है, तो अपने आसपास क्या रखनी पड़ेगी, सफाई रखनी पड़ेगी। स्वयं को भी क्या रखना पड़ेगा, खुद को साफ रखना पड़ेगा। आईएफए के सेवन दौरान काले रंग का मल आना आम बात है, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। अगर आप आयरन फॉलिक एसिड की दवा ले रहे हैं तो हो सकता है कि आपका जो मल है वो काले रंग का हो, तो इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है, ये एक सामान्य बात है। आगे बात करते हैं पोषण संबंधी लौह अनुपूरण के बारे में। तो देखिएगा, छोले, पालक, मेथी, पुदीना, गुड़, साबुत दालें, गोश्त, मुर्गी, मछली, इन सब का अगर आप जैसे गोश्त, मुर्गी, मछली अगर ये सब आप खाते हैं तो आप खा सकते हैं। अगर आप नहीं खाते हैं तो आप जो है पालक, मेथी, पुदीना, गुड़, साबुत दालें, इनका सेवन आपने करना है। आगे बात करते हैं पौष्टिक आयरन सप्लीमेंटेशन की, क्या खाएं। तो आप आईएफए की गोली लें, नींबू पानी लें क्योंकि उसमें विटामिन सी होता है। हरे पत्तेदार सब्जियां आप ले सकते हैं। मांस तथा मीट का सेवन यदि आप करते हैं तो कर सकते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां ले सकते हैं। दालें जो है वो आप क्या ले सकते हैं, नींबू ले सकते हैं, आंवला ले सकते हैं। विटामिन सी युक्त तो कोई भी खाद्य पदार्थ आप यहाँ पर खा सकते हैं जो कि आपके चिकित्सक ने आपको उसका परामर्श दिया हो, चिकित्सक ने आपको कहा हो। और अगर आप फिर भी असमंजस में हैं तो बहुत सामान्य बात है कि आपने क्या करना है, आपने तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाना है, उनको अपनी सारी समस्याएं बतानी है और जैसा वो आपको कहें उसके अनुसार आपको कार्य करना है। आगे बात करते हैं इसी संदर्भ में कि पौष्टिक आयरन सप्लीमेंटेशन में क्या चीज हमें नहीं खानी चाहिए। कॉफी आपको नहीं पीनी चाहिए, चाय आपको नहीं पीनी चाहिए, आयरन की गोली, कैल्शियम की गोली आपको एक साथ नहीं लेनी है। आयरन और कैल्शियम की गोली आपको लेनी है लेकिन इनमें 2 घंटे का अंतर, आपको मिनिमम 2 घंटे का अंतर आपको रखना है। आयरन की गोली को चाय या कॉफी के साथ नहीं खाएं। आयरन और कैल्शियम की गोली एक साथ नहीं खाएं। 2 घंटे का सामान्यतः अंतर आप रखें। आयरन की गोली को आप किसके साथ खा सकते हैं, विटामिन सी युक्त खाद्य पदार्थों के साथ आप इसका सेवन कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आयरन जो है वो अच्छे तरीके से क्या हो जाएगा, उसका अवशोषण आपके शरीर में हो जाएगा। साथियों, आई होप आपको मेरी ये जो वार्तालाप है उसमें बहुत मजा आ रहा होगा, समझ में आ रही होगी। तो साथियों, आज के सेशन में हमने समझने का प्रयास किया कि अनीमिया कितने प्रकार का होता है, कौन सा भोजन करना चाहिए, आयरन की गोली कब खानी चाहिए, किसके साथ नहीं खानी चाहिए, चाय कॉफी कितनी पीनी है और कितनी नहीं पीनी है। बाकी जो गर्भवती महिला का मन करे उन्हें वो खाना चाहिए। अच्छा आहार आप जितना अच्छा ग्रहण करेंगे शिशु उतना ही स्वस्थ विकसित होगा और अच्छे वातावरण में विकसित होगा। तो साथियों, आज के सेशन में मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मिलते हैं इसके अगले सेशन में। धन्यवाद।